Hello everyone, today we are going to learn about the chapter 13 of the Companies Act 2013, which is about the appointment and remuneration of managerial personnel. This chapter contains section from 196 to section 205. It talks about the real profession, about your real profession of company secretaries. Then कौन सी companies को CS mandatory रखना, उसके क्या काम होते हैं, उसकी क्या duties होती हैं, कैसे appointment होता है, उनका remuneration क्या है, ये सब के बारे में chapter 13 हमें बताता है. From section 196 to 205. It is a 10 section chapter which is quite interesting one. Starting from section 196, which talks about appointment of MD, whole time director and manager. Section 196 subsection 1 talks about no company shall appoint or employ MD and manager at the same time, which means कि मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर को एक साथ हम अपॉइंट नहीं कर सकते. या तो हम MD अपॉइंट करें या तो मैनेजर हम अपॉइंट करें, लेकिन दो सेम मतलब पोजीशन हम एक साथ नहीं अपॉइंट कर सकते. सबसेक्शन 2 टॉक्स अबाउट एग्जेम्पशन टू गवर्नमेंट कंपनी. सबसेक्शन 2 जो है वो गवर्नमेंट कंपनी को एग्जेम्पशन दिया गया है, जो कि सबसेक्शन 2 बात करता है टर्म ऑफ MD, WTD एंड मैनेजर वुड बी ऑफ मैक्सिमम 5 years. उसका टेन्योर जो मैक्सिमम 5 years होता है, प्रोवाइडेड दैट प्रोविजो है रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल व्हेन ओनली 1 year इज लेफ्ट फॉर द एक्सपायरी ऑफ देयर टेन्योर. इट मीन्स कि उनकी रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल हो सकती है तब सिर्फ जब 1 साल ही बचा हो उनकी एक्सपायरी के लिए. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. फॉर मैक्सिमम 5 years के लिए अगर उनका टेन्योर होता है, जब उन्होंने 4 years कंप्लीट कर लिया और उसके पहले उससे पहले जब तक उन्होंने 4 years तक काम कर लिया, उसके बाद ही वो रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं. अगर उन्होंने 3 years तक काम किया हो तब उनको रीअपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती है. मतलब अप टू 4 years तक उन्होंने वर्क किया हो तब वो रीअपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट 5 years के लिए वो अपॉइंट हो जाएंगे. सबसेक्शन 3 टॉक्स अबाउट नो कंपनी कैन अपॉइंट और कंटिन्यू एनी MD, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर हु इज एज ऑफ. मतलब कोई कंपनी उन लोग को अपॉइंट नहीं करेगी. मतलब कंडीशंस क्या क्या हैं, मतलब MD, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर्स को अपॉइंट करने का उनकी कंडीशंस क्या क्या हैं जो फॉलो अप करने पड़ेंगे. उनकी एज मिनिमम 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम अप टू 70 years. अगर हम 70 years के ऊपर के भी पर्सन को अपॉइंट करना चाह रहे हैं तो हमें स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग पास करनी पड़ेगी या फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग पास करनी पड़ेगी बाय टेकिंग अप्रूवल ऑफ CG. सस्पेंड पेमेंट टू क्रेडिटर्स और मेक कॉम्प्रोमाइज विद देम. सस्पेंड करना पड़ेगा पेमेंट टू क्रेडिटर और कॉम्प्रोमाइज विद देम. जो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, सस्पेंडेड पेमेंट है, जिस पर्सन की सस्पेंडेड पेमेंट है क्रेडिटर से या फिर किसी से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया हो तो हम उसको अपॉइंट नहीं करेंगे. एक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो इन द पास्ट और इन प्रेजेंट, मतलब रह चुका हो या फिर अभी वो एक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो तो उसको हम अपॉइंट नहीं करेंगे. सेंटेंस किया गया हो इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 6 months, उसको हम एज अ KMP अपॉइंट नहीं करेंगे बट कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर. सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 6 months कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ KMP. सबसेक्शन 4 टॉक्स अबाउट मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, किस तरीके से हम उसको अपॉइंट करेंगे. तो BR8 बोर्ड मीटिंग में कंडीशनल अपॉइंटमेंट होगी ऑफ MD, WTD एंड मैनेजर. BR8 BM फाइनलाइज करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट इन द नेक्स्ट जनरल मीटिंग बाय पासिंग OR. पहले तो BR8 BM में कंडीशनल अपॉइंटमेंट होगी, फिर उसे फाइनलाइज करेंगे उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को इन द नेक्स्ट जनरल मीटिंग बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. नॉट रेटिफाई द कंडीशन ऑफ पार्ट 1 और शेड्यूल 5. अगर वो पार्ट 1 और शेड्यूल 5 के पार्ट 1 के कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी. सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा MR1 टू ROC एज रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट विद इन 60 days. मतलब जिस दिन से मतलब ये हुआ कि शेड्यूल 5 के पार्ट 1 को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो हमें CG की अप्रूवल लेनी पड़ेगी बाय फाइलिंग फॉर्म MR1 टू ROC एज अ रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट. नोट है, इफ अपॉइंटमेंट ऑफ MD, WTD और मैनेजर नॉट अप्रूव्ड इन जनरल मीटिंग. अगर जनरल मीटिंग में जैसे कि BR8 BM में तो कंडीशनल अपॉइंटमेंट हो जाती है, फिर उसे फाइनलाइज जनरल मीटिंग में किया जाता है. लेकिन अगर उनकी अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में अप्रूव नहीं होती है और उनकी नेक्स्ट जनरल मीटिंग में अप्रूवल होता है ना, अगर उनकी जनरल मीटिंग में अप्रूव नहीं होती है तो उनके द्वारा लिए गए डिसीजन टेकन बाय देम शैल डीम टू बी वैलिड, वो वैलिड ही कहलाएंगे. सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5 अप्लाई नहीं होता है गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड IFSC पब्लिक कंपनी. Now talks about subsection 5, condition of appointment of MD, WTD manager as per the part 1 और schedule 5. मतलब schedule 5 के part 1 में कौन सी ऐसी conditions हैं जो KMP को satisfy करनी पड़ती हैं. अगर वो नहीं satisfy होता तो हमें CG का approval लेना पड़ता है in form MR1. तो सारी conditions क्या है? He is a resident of India होना चाहिए. He never been imprisoned for economic offence, nor paid fine more than 1000 for that economic offence. मतलब वो उसको कभी जेल नहीं हुई हो किसी economic offence के लिए और ना ही उसने फाइन पे किया हो more than 1000 to for that economic offence. Not been detained for any period अंडर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट. मतलब उसको कभी डिटेन भी नहीं किया गया हो अंडर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट. वही सेम उसकी एज मिनिमम 21 टू मैक्सिमम 70 years हो सकती है, बट 70 years से ऊपर हो सकती है बाय पासिंग SR in GM एंड OR in GM बाय CG's अप्रूवल.
Now talks about section 197, ये सिर्फ पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल होता है. मैनेजरियल रेम्यूनरेशन नॉट एप्लीकेबल ऑफ ये सेक्शन नॉट एप्लीकेबल ऑन प्राइवेट कंपनी, आईएफएससी पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी. अब आता है इन केस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी. अगर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन हम दे सकते हैं एक्जी प्लस नॉन एक्जी मिला के 11%. ऑल सिर्फ एक्जी हो, सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो तो 10%, इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव को दे सकते हैं 5%, और कोई भी एक्जी नहीं है तो ऑल नॉन एक्जी को 3%, और अगर एक भी एक्जी है तो नॉन एक्जी को 1%. कुछ नोट्स टू है, कुछ नोट्स हैं कंसिडर करने लाइक. ओवरऑल कैन बी क्रॉस बाय पासिंग ओआर एंड जीएम. ये जो ओवरऑल लिमिट है ना, एक्जी प्लस नॉन एक्जी को अप टू 11% दे सकते हैं, तो ये ओआर एंड जीएम पास करके इस ओवरऑल लिमिट को भी एक्सीड कर सकते हैं. इंडिविजुअल की ओवरऑल लिमिट मतलब ऑल, ये जो इंडिविजुअल एक्जी की 5% है, ये इंडिविजुअल की ओवरऑल लिमिट पास हो सकती है ये एसआर इन जीएम पास करके. नो एक्सीडिंग लिमिट इफ डिफॉल्टेड, और कोई भी लिमिट को एक्सीड नहीं करेंगे अगर डिफॉल्ट किया हो. पेमेंट इन ऑफ बैंक सिक्योर्ड क्रेडिट और पीएफआई और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, उन लोग की अप्रूवल, अगर उन्होंने इन लोगों से क्या कहते हैं कुछ पेमेंट ली हो और क्या कहते हैं डिफॉल्टेड किया हो, तो इन लोग की अप्रूवल लेनी पड़ेगी. फिर आता है ऑल दी अबव परसेंटेज आर कंप्यूटेड ऑन नेट प्रॉफिट कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 198. ये जितने भी परसेंटेज है वो किस पे कैलकुलेट किए जाएंगे, नेट प्रॉफिट. और नेट प्रॉफिट क्या है वो हम बात करेंगे सेक्शन 198. सेक्शन 198 टॉक्स अबाउट द नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन. ये एक टेक्निकल टर्म है, इसके बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, बट स्टिल मैं आपको बस एक क्विक रिकैप दे रही हूँ कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो ट्रांसफर इन रिजर्व में होता है उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं एज पर बुक्स, माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, प्लस इसमें प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, एक्चुअल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ऐड करते हैं, माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अबव. ये आता है तुम्हारा नेट प्रॉफिट अंडर सेक्शन 198. Now talks about the note, excess managerial remuneration पे कर दिया जाएगा without any approval, बिना किसी अप्रूवल के, then it should be refunded back. अगर ये नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई भी अगर एक्सेस मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन पे कर दिया गया है बिना किसी अप्रूवल के, जैसे कि हमें था कि पहले अप्रूवल लेना पड़ता है बाय पासिंग ओआर इन जीएम एंड इंडिविजुअल का एसआर इन जीएम, तो अगर वो कर दिया गया है तो उसको रिफंड बैक करना पड़ेगा कंपनी को विद इन 2 years और सच ऑर्डर पीरियड एज शेयर होल्डर मे डिसाइड. अगर एक्सेस पे कर दिया गया हो विदाउट एनी अप्रूवल तो उसे रिफंड बैक करना पड़ेगा कंपनी को विद इन 2 years और सच ऑर्डर पीरियड एज शेयर होल्डर may decide. However, company by passing SR in GM can waive off such refund and approval of bank. मतलब कि अगर कंपनी चाहे तो वो ये वेव ऑफ कर सकती है, ये रिफंड जो है वो वेव ऑफ कर सकती है, और जो बैंक से हमें बैंक पीएफआई और एनएसडी और सिक्योर्ड क्रेडिटर से भी जो अप्रूवल लेनी पड़ती है उसको भी हम वेव ऑफ कर सकते हैं बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग. मैनर एंड अमाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन एज पर आर्टिकल्स ऑफ कंपनी और शेयर होल्डर डिसाइड बाय पासिंग ओआर इन जीएम. किस मैनर में और कितना अमाउंट हमें मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में पे करना पड़ेगा वो आर्टिकल्स बताएगी, या तो शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे बाय पासिंग ओआर इन जीएम, ओआर इन जनरल मीटिंग. मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इन केस ऑफ लॉस और इनएडुकेट प्रॉफिट. अभी हमने पढ़ा कि इन केस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, अब हम पढ़ रहे हैं कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कैसे देंगे इन केस ऑफ लॉस और इनएडुकेट प्रॉफिट. पेड एज पर इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड ईसीई, इसके बारे में हम लास्ट पेज में देखेंगे, वो भी एक टेक्निकल टर्म है जिसका आपको पहले से नॉलेज होना चाहिए. पेड एज पर इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 5. नेगेटिव हो, नेगेटिव प्रॉफिट से लेकर 5 करोड़ तक हो तो अप टू 60 लाख, 5 करोड़ टू 100 करोड़ हो, लेस देन 100 करोड़ तो 84 लाख, 100 करोड़ टू लेस देन 250 करोड़ तो 120 लाख, एंड 250 करोड़ एंड अबव हो तो 120 लाख प्लस 0.1% ऑफ एक्सेस, मतलब 250 करोड़ से जितना भी एक्सेस होगा उसका 1%. ये मैक्सिमम ईयरली रिटर्न है. ये है इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड. एसआर इन जीएम पास करके हम इससे भी ज़्यादा की लिमिट को प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब इससे भी ज़्यादा हम रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं बाय पासिंग एसआर इन जीएम. इफ डायरेक्टर वर्क लेस देन एन ईयर देन अबव लिमिट प्रोपोर्शनेटली दी जाएगी. मतलब ये तो ईयरली लिमिट है कि आपको ईयरली इतना देना, लेकिन अगर ये डायरेक्टर ने लेस देन अ ईयर काम किया हो तो ये अबव लिमिट प्रोपोर्शनेटली दी जाएगी. सिटिंग फीस, अब सिटिंग फीस की बात आती है. सिटिंग फीस पेड की जाती है डायरेक्टर को फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग. नो सेपरेट सिटिंग फीस फॉर एडजर्न बोर्ड मीटिंग. अगर कोई एडजर्न बोर्ड मीटिंग है तो उसके लिए कोई सेपरेट सिटिंग फीस नहीं दी जाएगी. डिफरेंट अमाउंट पेड की जाएगी डिफरेंट डायरेक्टर्स को, बट फीस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड वुमेन डायरेक्टर किसी से कम नहीं रहेगा. कैन नॉट बी लेस एंड कैन बी इक्वल और मोर. मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और वुमेन डायरेक्टर की या तो इक्वल या तो मोर होगी, लेकिन किसी से कम नहीं रहेगी. बाकी डिफरेंट डायरेक्टर्स का अमाउंट डिफरेंट हो सकता है. सिटिंग फीस ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंटेड विद इन द लिमिट ऑफ एमआर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की सिटिंग फीस काउंटेड की जाएगी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिमिट में. एंड सिटिंग फीस ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पेड सेपरेटली. और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की सिटिंग फीस है वो उनके मैनेजरियल रेम्यूनरेशन से अलग पे की जाएगी.
Now talks about section 199, recovery of remuneration in certain cases. If company restates its financial statement of any earlier years due to fraud, non-compliances with provision of Companies Act. इसके कहने का मतलब है अगर कंपनी अपना रीस्टेट कर रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पिछले वो किसी भी सालों का रीस्टेट कर रही है ड्यू टू फ्रॉड, किसी फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस की वजह से, तो जो एक्सेस अमाउंट हमने जो पे किया है मैनेजरियल पर्सनल को, तो कंपनी को रिकवर करना पड़ेगा फ्रॉम इट्स पास्ट और प्रेजेंट एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर और सीईओ. अपने उस कंपनी को रिकवर करना पड़ेगा वो एक्सेस अमाउंट, सच एक्सेस अमाउंट दैट हैड बीन पेड टू देम. वो एक्सेस अमाउंट अपने एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, सीईओ से रिकवर करना पड़ेगा. नाउ द सेक्शन 200, कंपनी टू फिक्स और इंक्रीजिंग मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. कुछ फैक्टर्स लेट डाउन हैं जो कंपनी को फॉलो अप करने पड़ते हैं फॉर फिक्सिंग द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन और इंक्रीजिंग द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी की लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, उसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या है, रेम्यूनरेशन और कमीशन ड्रॉन फ्रॉम एनी अदर कंपनी, उसने कितना रेम्यूनरेशन और कमीशन ड्रॉन किया है किसी अदर कंपनी से. रेम्यूनरेशन और कमीशन ड्रॉन बाय मैनेजरियल पर्सनल इन कंपनी इन अदर कैपेसिटी, मतलब अगर उसी सेम कंपनी में वो एक अदर कैपेसिटी में भी वर्क कर रहा है तो उसे वहाँ से कितना रेम्यूनरेशन मिल रहा है. एंड सच द फैक्टर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो वो क्या प्रिस्क्राइब है, फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, मतलब लास्ट के 3 साल पहले उसकी क्या फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस थी. कंपनी की रिलेशनशिप बिटवीन परफॉर्मेंस एंड रेम्यूनरेशन, उसके रेम्यूनरेशन और उसके परफॉर्मेंस के बीच का रिलेशनशिप देखेंगे कि वो कैसा वर्क कर रहा है, जैसा उसको पे मिल रहा है. प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन अमंग अदर डायरेक्टर्स, मतलब अदर डायरेक्टर्स और उस डायरेक्टर्स में क्या प्रोपोर्शनैलिटी है पेमेंट की रेम्यूनरेशन, हम वो चेक करेंगे. डेविएशन देखेंगे कि क्या डिफरेंस है पॉलिसी ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब जो हम डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं और अदर एम्प्लॉय को दे रहे हैं उसमें क्या डेविएशन है, प्लस उसकी एक्सप्लेनेशन हमें देनी पड़ेगी. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन हेल्ड इन शेयर्स प्लेज एट द एंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग पर फाइनेंशियल ईयर, और उसके पास कितना एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है जो उसके पास इमीडिएटली प्रीसीडिंग हर साल देखा जाएगा. सेक्शन 201, टर्म्स एंड प्रोसीजर इन रिलेशन टू एप्लीकेशन मेड टू सीजी. जो हम सीजी को अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन फॉर्म करते हैं, जब हमारा शेड्यूल 5 नहीं फॉलो अप हो पाता है तो उस सीजी में जो हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है. बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन टू सीजी अंडर सेक्शन 196 फॉर अप्रूवल इन MR2, मतलब पहले तो सीजी को फाइल करने के पहले हम MR2 में कंपनी शैल सर्व जनरल नोटिस टू ऑल मेंबर्स, वो अपने मेंबर्स की पहली कंसिडरेशन लेगी बाय सेंडिंग जनरल नोटिस टू ऑल मेंबर्स अबाउट नेचर ऑफ सच एप्लीकेशन, की एप्लीकेशन क्यों बनाया गया है. एंड सच नोटिस शैल बी पब्लिश्ड, और वो नोटिस पब्लिश की जाएगी प्रिंसिपल लैंग्वेज इन प्रिंसिपल न्यूज़पेपर वेयर RO is situated, रजिस्टर्ड ऑफिस is situated, and in English language in English newspaper in that district where RO is situated, and notice of the copy of the application, advertisement copy and MR2 की copy. Now section 202 talks about the compensation for loss of office to managerial personnel. अगर कोई भी मैनेजरियल पर्सनल की ऑफिस में मतलब उसका मतलब कहीं से भी वो अगर उसके टेन्योर के खत्म होने के पहले अगर वो लीव कर रहा है तो लीव करा दिया जाता है किसी भी कारण की वजह से, तो उसको क्या कंपनसेशन ऑफ लॉस ऑफ ऑफिस मिलेगा. सच कंपनी ओनली टू MD, WTD और मैनेजर विच इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर देयर रिमूवल रिटायरमेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टेन्योर, फॉर वो कंपनी प्रोवाइड करेगी फॉर देयर रिमूवल एंड रिटायरमेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टेन्योर फॉर अनएक्सपायर्ड टेन्योर और बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 3 years विच एवर इज लेटर. मतलब उसके अनएक्सपायर्ड टेन्योर, जैसे मान लो वो 5 years के लिए अपॉइंट हुआ है और उस 3 years के बाद उसको रिमूव कर दिया या फिर रिटायरमेंट हो गई है, तो उसका अनएक्सपायर्ड टेन्योर कितना हुआ, 2 years, या बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 3 years विच एवर इज लोअर, मतलब मैक्सिमम 3 years तक ही उसको ही कंपनसेशन हम दे सकते हैं. एवरेज रेम्यूनरेशन अर्न बाय हिम, मतलब ये कैलकुलेशन किस पे होगी, एवरेज रेम्यूनरेशन अर्न बाय हिम इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 financial year और शॉर्टर पीरियड इफ ही हैज नॉट वर्क फॉर 3 years. मतलब एवरेज उसकी रेम्यूनरेशन देखी जाएगी पिछले 3 सालों की, अगर 3 साल में उसने वर्क नहीं किया तो और भी जितना कम साल होगा उसकी एवरेज रेम्यूनरेशन हम देखेंगे. 6 cases व्हेन नो रेम्यूनरेशन इज पेबल टू मैनेजरियल पर्सनल फॉर देयर लॉस ऑफ ऑफिस. 6 ऐसे केसेस हैं जहाँ पे देखा नहीं जाएगा कि उसको मैनेजरियल लॉस, उसको मतलब कि कोई भी लॉस मतलब कि कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा. व्हेन ही हैज इंस्टिगेटेड डिसमिसल, जब उसने खुद ही क्या कहते हैं उसने कोई गलत काम किया हो. कंपनी बीइंग वाउंड अप ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस, कंपनी वाउंड अप हुई है उसकी ही गलती से. हिज ऑफिस इज वेकेटेड अंडर सेक्शन 167 सबसेक्शन 1, जो की बात करता है व्हेन ही इज डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164. अगर वो डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164 तो उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा. व्हेन ही इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ग्रॉस नेग्लिजेंस एंड मिसमैनेजमेंट, अगर वो गिल्टी है इन सब चीज़ों का तो उसे कंपनसेशन नहीं मिलेगा. अगर उसने वॉलंटरीली ही रिजाइन कर दिया गया, व्हेन मैनेजरियल पर्सनल रिजाइन वॉलंटरीली, अदरवाइज मतलब कि अमेलगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन को छोड़ के, व्हेन मैनेजरियल पर्सनल रिजाइन due to the amalgamation and reconstruction with other body corporate and he has been appointed as managerial remuneration in new amalgamated and reconstructed company. It means
इट मीन्स कि अगर वो मैनेजरियल पर्सनल को रिजाइन किया जाता है किस वजह से, क्योंकि दूसरी कंपनी के साथ उस कंपनी का अमालगमेशन हो चुका है और वो अमालगमेटेड कंपनी में एज अ मैनेजरियल पर्सनल अपॉइंट किया गया है, तो उसको कंपनसेशन फॉर लॉस नहीं दिया जाएगा। नॉट टॉक्स अबाउट सेक्शन 203 अपॉइंटमेंट ऑफ KMP। किस कंपनीज को KMP की मैनेजरियल पर्सनल अपॉइंट करना पड़ेगा? तो एवरी कंपनी बिलोंगिंग टू सच क्लास ऑफ कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब, वो प्रिस्क्राइब किया गया है रूल 8 एंड रूल 8A में। तो रूल 8 में आता है लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हुज पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 10 करोड़, एंड रूल 8A में आता है प्राइवेट कंपनी हुज पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 10 करोड़। ये कंपनी को KMP रखना पड़ेगा। शैल अपॉइंट फॉलोइंग KMP CS, CFO, MD, CEO, मैनेजर एंड इन देयर एब्सेंस WTD, मतलब कंपनी सेक्रेटरी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO या मैनेजर, और इन लोग के एब्सेंस में होल टाइम डायरेक्टर। इसका प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 203 सब सेक्शन 1 का प्रोविजो है कि चेयरपर्सन एंड MD एंड CEO कैन नॉट बी सेम पर्सन। मतलब वही जो हमने पहले पढ़ा था कि चेयरपर्सन और MD और CEO कोई एक पर्सन नहीं हो सकता है अनलेस आर्टिकल्स अलाउ करे। तो कंपनी डज नॉट कैरी मल्टीपल बिजनेस। दो चीज़ें, या तो आर्टिकल्स अलाउ कर दे या तो कंपनी कोई मल्टीपल बिजनेस अगर कैरी नहीं कर रही है तो वो चेयरपर्सन, MD और CEO सेम पर्सन हो सकते हैं। ना अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम KMP, अपॉइंटमेंट कैसे होगी? बाय पासिंग द BR8 BM इंक्लूडिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन। BR8 BM पास करके हम अपॉइंटमेंट करते हैं होल टाइम KMP का। होल टाइम KMP कैन नॉट बी अ होल टाइम KMP इन अदर कंपनी एक्सेप्ट ए सब्सिडरी। कोई भी होल टाइम KMP किसी अदर कंपनी में होल टाइम KMP नहीं बन सकता अगर एक्सेप्ट उसकी सब्सिडरी में, प्रोवाइडेड दैट आफ्टर BOD अप्रूवल, BOD के अप्रूवल के बाद ही कैन बिकम अ पार्ट टाइम डायरेक्टर इन अदर कंपनी। बोर्ड के अप्रूवल के बाद वो एक पार्ट टाइम डायरेक्टर बन सकता है अदर कंपनी में। अगर कोई एक MD एंड मैनेजर एक कोई कंपनी में हो और बनना चाहता हो MD और मैनेजर किसी अदर कंपनी में, तो उसको यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा इन बोर्ड मीटिंग, वेयर ऑल दी डायरेक्टर हु आर प्रेजेंटेड इन दैट बोर्ड मीटिंग शुड वोट इन फेवर। यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन के बाद कोई भी MD एंड मैनेजर किसी एक कंपनी में जो दूसरी कंपनी में भी MD और मैनेजर बन सकता है। कैजुअल वैकेंसी ऑफ की मैनेजरियल पर्सन फिल की जाएगी विद इन 6 मंथ इन दी बोर्ड मीटिंग। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सबसेक्शन 1, 2, 3 एंड 4 शैल नॉट अप्लाई। गवर्नमेंट कंपनी में ये सब अप्लाई नहीं होंगे। और पेनाल्टी फॉर कॉन्ट्रवेशन है कंपनी पे 5 लाख एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट में है 50,000 प्लस 1,000 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 लाख। Now talks about the section 204 secretarial audit for bigger companies। बिग कंपनीज के लिए secretarial audit कराना मतलब कंप्लाइंस को गो थ्रू कराना, उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेक करना कंपलसरी होता है। एप्लीकेबल होता है लिस्टेड कंपनी में, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 50 करोड़ और टर्नओवर मिनिमम 250 करोड़। एनी कंपनी हैविंग लोन बोरिंग फ्रॉम बैंक एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मिनिमम 100 करोड़। तो इनको सेक्रेटरियल ऑडिट कराना पड़ता है। नोट, दीज लिमिट आर टेकन एट द लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट इशूड करेगा प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी इन दी फॉर्म MR3 एंड कंपनी को एनेक्स करना पड़ेगा उसकी बोर्ड रिपोर्ट के साथ। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव द फुल असिस्टेंट टू सेक्रेटेरियल ऑडिटर टू कंडक्ट दी ऑडिट। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि वो कंपनी को मतलब सेक्रेटेरियल ऑडिट को कंपनी पूरा फुल डिस्क्लोजर दे, पूरी उसको फुल असिस्टेंट दे ताकि वो एक ऑडिट कंडक्ट कर सके। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सप्लेन करेंगे अपनी बोर्ड रिपोर्ट में एनी क्वालिफिकेशन और ऑब्जर्वेशन जो भी सेक्रेटेरियल ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन और ऑब्जर्वेशन दी है अबाउट द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसके बोर्ड रिपोर्ट में। पेनाल्टी ऑन कंपनी एंड ऑफिसर in default and practicing company secretary for contravention is 2 lakh. Now the last section which is section 205 which is the function of company secretary, help करेगा making in making the strong corporate governance, represent करेगा before regulators under this act, obtain करेगा approvals in general meeting, board meeting required under this act का मतलब है Companies Act 2013, guide करेगा board को उसकी duties, responsibilities and power, ensure करेगा कि company complies कर रहा हो secretarial standards, report करेगा BOD को about compliances of company act, rules and any other applicable laws, facilitate करेगा convening of meetings and attend करेगा board meeting, committee meeting and maintaining the minutes to perform such other function prescribed under this act, rule entrusted by the board। ये तुम्हारा है कि computation of effective capital employed, ये उसका एक चार्ट है जो आप go through कर सकते हैं। Link to this note is in the description below. If you like this video, then do like this video, share with your friends and subscribe to my channel for more content like this. Thank you.